मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन और प्लूटार्क ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन 1793 ईस्वी में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य तथा विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजकीय चिन्ह मयूर था, भाषा पाली थी, शिक्षा केंद्र तक्षशिला था तथा चंद्रगुप्त के उपनाम विविध नामों में सेंड्रोकोटस, स्ट्रैबो, एरियन व जस्टिन के ग्रंथ इंड्रोकोटस, एपियानस व प्लूटार्क के ग्रंथ में मिलता है। चंद्रगुप्त नाम जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त का विवाह हेलेना सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। विशेष सेल्यूकस ने मेगिस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की थी। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। अजीवक संप्रदाय का अनुयायी प्रधानमंत्री चाणक्य ने आरंभ में खललाटक, बाद में विभिन्न नाम में भद्रसाड़ वायुपुराण में मिलता है। अमित्रु चेडस यूनानी लेखक ने कहा है। सिंहसेन जैन ग्रंथ में मिलता है। एलिट्रोकेडस नाम स्ट्रेबो ने कहा। बिंदुपाल चीनी विवरण में मिलता है। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। घनानंद को हराने में चाणक्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसके द्वारा राजनीति पर लिखित मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे। यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त था, ने साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। इसी सेंड्रोकोटस तथा सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया गया है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, उस पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व के एक युद्ध में पराजित किया। तत्पश्चात हुई एक संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया, अराकोसिया, जिड्रोसिया, पेरीपेम्सडाई, जिसे काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, दहेज में दिए। तब चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगिस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा।
जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक घनानंद था। गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्य गुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। जब मगध में 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ चले गए थे। यहीं पे निराहार समाधिस्थ या संलेखना होकर चंद्रगुप्त ने 298 ईस्वी पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का शासनकाल प्रारंभ हुआ जो कि 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यूनानी लेखों में बिंदुसार का नाम अमित्रघात अमित्रोचेटस जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक था। वायुपुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तिब्बतीन लामा तारानाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा तथा दूसरी बार अशोक को भेजा था। इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार को 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला शासक कहा। उसे 16 राज्यों का विजेता बताया गया। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मीठी मदिरा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भेज दी थी तथा तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहलवाया भेजा था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक था। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। दिव्या दान के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक की माता का नाम सुभाद्रंगी था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक नंदराज था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। मास्की गुर्जरा नित्तूर उदयगोलम के शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है जबकि पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के 5 प्रांत। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांत तथा राजधानी उत्तरापत्का की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरि थी। प्राच्य पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। विषय पद के अधीन होते थे। प्रशासन की विषय से छोटी इकाई गोप थी जो 10 ग्रामों का शासन संभालती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ की राजतरंगी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था। सिंघलसी अनुश्रुतियों के अनुसार दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण उसका भाब्रू
वैराड राजस्थान से प्राप्त हुआ था। यह एक लघु शिलालेख है जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। यह तीनों अशोक के त्रिरत्न कहलाते हैं। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपनी प्रजा में नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म कल्हड़ की रातरंगी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं तथा दूसरे तथा सातवें स्तंभ अभिलेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार दी है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। धर्म प्रचारक देश महेंद्र व संघमित्र ने श्रीलंका में इस धर्म का प्रचार किया। झांतिक ने कश्मीर व गंधार में प्रचार किया। महारक्षित ने यूनान देश में प्रचार किया। महाधर्म रक्षित ने महाराष्ट्र में प्रचार किया। महादेव ने महिष मंडल मैसूर में प्रचार किया। रक्षित ने कनवासी कर्नाटक में प्रसार किया। धर्म रक्षित ने अपरांतक में प्रसार किया। मजझिम ने हिमालय में प्रसार किया। सोना तथा उत्तरा ने स्वर्णभूम में प्रसार किया। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है तथा रुम्मिनदेई स्तंभलेख सबसे छोटा है। नेपाल के तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुम्मिनदेई एवं निगलिवा स्तंभलेख प्राप्त होते हैं। रुम्मिनदेई अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। मौर्य सम्राट अशोक ने प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया। अशोककालीन पश्चिमी शक्तियों यवन, गांधार एवं कम्बोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। रुम्मिनदेई अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों से विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रि परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मास्की लघु शिलालेख में अशोक को देवा नाम प्रिय कहा गया। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौटिल्य एवं मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थीं। मौर्यकालीन जनसाधारण की भाषा पाली थी अतः अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 4 गुफाएं प्रदान की जिनके नाम कर्ण, चौपाड़, सुदामा तथा विष झोपड़ी थे। 1750 ईस्वी में टीफे थैलर महोदय ने सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेखों की साम्यता ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों से की जा सकती है। भाब्रू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं: कलिंग युद्ध। अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। बौद्ध धर्म ग्रहण। अशोक के 9वें वर्ष में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध यात्रा। अभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध यात्रा की थी। लुम्बिनी यात्रा। राजा अभिषेक के 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक का सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, लहलहाते हुए केश तथा गठीले अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता एवं चतुरता के साथ बनाए गए हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। इनसे चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है, अथवा इन्हें शाक्य सिंह बुद्ध की
शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है, जो जन्मना चक्रवर्ती थे। सिंहों के महत्व पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियाँ थीं। यह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। सिंहों के नीचे के फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। इसी पर 4 पशुओं, 1 गज, 2 अश्व, 3 बैल, 4 सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया जाता है। 4 हिंदू देवताओं इंद्र, सूर्य, शिव तथा दुर्गा का प्रतीक माना है। हिंदू धर्म में हाथी इंद्र का, अश्व सूर्य का, वृष शिव का तथा सिंह दुर्गा का वाहन माना गया है। यह पशु बुद्ध के जीवन की 4 महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार हाथी उनके गर्भस्थ होने से, जिसमें उनकी माता माया ने एक श्वेत हाथी को स्वर्ग से उतरकर अपने गर्भ में प्रविष्ट होते हुए देखा था। वृष जन्म बुद्ध की राशि वृष थी। अश्व ग्रह त्याग तथा सिंह बुद्ध का प्रतीक है, जो स्वयं में शाक्य सिंह थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो इसी स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिस्सा था, उसने भी देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने अशोक के दरबार में पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। मौर्य काल में हैक्स चोरी को छुपाने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। भाग व बलि मौर्य काल में राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की तथा शुंग वंश की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र में वर्णित अशोक के 18 तीर्थ मंत्री तथा पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। संधिदाता राजकीय कोषाधिकारी, सेनापति युवराज राजा का उत्तराधिकारी राजपुत्र होता है। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल सैन्य सामग्री जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, नागरक पीर नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, द्वारिक राजमहलों का द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक अंतापुर का अध्यक्ष, आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी, धम्म महामात्र नवीन अधिकारी जो जनता में धम्म के प्रति रुचि पैदा करता था, युक्त जिले का अधिकारी, राजुक भूमि की पैमाइश करने वाला एवं न्यायिक अधिकारी, सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष, अकारा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी, रूप जीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां, ब्रह्मदेह राजा द्वारा शिक्षकों, पुरोहितों, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी, संस्था एक ही स्थान पर संगठित होकर गुप्तचरी करने वाली संस्था, रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी, संचरा घूम कर गुप्तचरी करने वाली संस्था, प्रादेशिक जिला अधिकारी, अर्थव्यवस्था के प्रतिष्ठा, कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय, पौतवाध्यक्ष, तौल माप का प्रभारी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप मुख्यतः बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कराया था। जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सांची स्तूप प्रारंभिक व मूलभूत ईंट से निर्मित एक छोटी सी संरचना थी, जिसमें बौद्ध स्मारक भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे।
सांची की स्थापना बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के महान राजा अशोक का बड़ा योगदान रहा। इसका केंद्र एक सामान्य अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जो कि बुद्ध के कुछ अवशेषों पर बना था। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं व जातक कथाओं के चित्रों से भरे और नीचे से ऊपर तक अलंकृत है। इन पर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यज्ञ, त्रिरत्न आदि के चित्र खुदे हुए हैं। वेदिकाओं पर अंकित लेखों में दानकर्ताओं के नाम सुरक्षित हैं जिन्होंने स्मारकों के निर्माण में योगदान किया है। इनमें शासक, भिक्षु, सामान्य जन सभी हैं। मुख्य स्तूप के दक्षिणी द्वार पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी का नाम है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थलों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। नंबर 1 दिल्ली टोपरा। प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। नंबर 2 दिल्ली मेरठ। प्रारंभ में यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। लौरिया अर्राज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ यह भी चंपारण बिहार जिले में स्थित है। रामपुरवा यह भी चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा प्रयागराज के किले में रखा गया। अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। शिलालेख वर्णित विषय। पहला शिलालेख उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या वर्जित थी। राजकीय रसोई में 2 मोर एवं 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। दूसरा शिलालेख चोल, पांड्य, क्षत्रिपुत्र, केरल पुत्र एवं श्रीलंका की भूमिका वर्णन मिलता है। पशु एवं मानव चिकित्सकीय सुविधा का वर्णन है। तीसरा शिलालेख युक्तकों, प्रादेशिकों के राजकों को 5 वर्ष के अंतराल में साम्राज्य के सभी भागों से भ्रमण करने का उद्देश्य उल्लिखित है। चौथा शिलालेख इस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण का उल्लेख मिलता है। सातवां शिलालेख मानव समुदायों के मध्य सह अस्तित्व, आत्मसंयम एवं शुद्धता का उल्लेख है। आठवां शिलालेख अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं एवं तीर्थ यात्राओं के संबंध में वर्णन मिलता है। नौवां शिलालेख सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 11वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन व धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें 5 यमन राजाओं के नामों का वर्णन मिलता है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। 14वां शिलालेख इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है।